और फुल बैच भी मिलता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आज सबसे पहले तो अपन पढ़ लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का असंतुलन होने पर आखिर व्यक्ति को किस किस प्रकार के रोग या बीमारियां हो सकती हैं। बहुत बहुत स्वागत। कोई बात नहीं, नहीं जाने दीजिए, 60 से 70 बहुत अच्छा स्कोर है, और मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। ओके डन। चलिए देखिएगा, तो यहां पर सबसे पहला है न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन से होने वाले विकार की बात कर रहे हैं, जो डिसऑर्डर्स ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। पहला है बेटा डोपामिन के असंतुलन की स्थिति में कौन कौन से विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जब डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की अधिकता होती है, ये जब एक्सेस होता है, तो ऐसी स्थिति में डोपामिन मार्गों यानी विशेषकर मेसोलिम्बिक, ये कहां पर होता है, डोपामिन मार्ग कौन सा होता है, मेसोलिम्बिक। एक अच्छा प्रश्न बन गया, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर का मार्ग जिसमें ये स्रावित होता है, जिसमें ये संचालित होता है, वो मेसोलिम्बिक कहलाता है। कि अधिक सक्रियता की, ज्यादा सक्रियता होती है ना किसकी, डोपामिन मार्गों की, खासकर मीसोलिम्बिक जब ज्यादा सक्रिय हो जाता है, समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल ठीक है, झारखंड पीजीटी का जब डेट आएगा तब हम उसके अकॉर्डिंग अलग से चलाएंगे, ठीक है, वो छोड़िएगा। तो डोपामिन मार्गों विशेषकर मेसोलिम्बिक की अधिक सक्रियता सिजोफ्रेनिया से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, सिजोफ्रेनिया। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की अधिकता से किस प्रकार के रोगों की भयंकर आशंका होती है, तो आपका उत्तर होगा सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड जितनी भी भ्रांतियां हैं, चाहे वो हेलुसिनेशंस हो, चाहे वो भ्रम डिल्यूजन्स हो, चाहे वो असंगठित सोच हो, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग हो, इस प्रकार के यहां पर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कब, जब डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की अधिकता होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप हमारा ये नंबर दे दीजिएगा तिवाड़ी जी जरूर, ताकि हम उनको हेल्प कर सकें, वो बात कर सकें। ये हमारा नंबर है 9694164171। मेरे सभी प्यारे लाडले विद्यार्थी, ठीक है बेटा, अपने सगे संबंधियों को। अच्छा, अगर डोपामिन की डेफिशिएंसी हो, कमी हो, तो फिर क्या होता है बेटा, कमी होने पर नाइग्रोस्ट्रोएटल मार्ग में डोपामिन की कमी से, तो यहां पर इस मार्ग का नाम क्या है बेटा, कमी होने पर नाइग्रोस्ट्रोएटल मार्ग में डोपामिन की कमी से पार्किंसंस रोग होता है। कौन सा रोग होता है बेटा, पार्किंसंस। मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट करके रेड मार्क कर दिया है ताकि खोपड़ी में सेट हो जाए, ठीक है बेटा। डोपामिन की कमी से कौन सा रोग होगा, पार्किंसंस होगा। अधिकता से क्या होगा, सिजोफ्रेनिया होगा। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, भ्रांतियां होती है, हेलुसिनेशंस होता है, डिल्यूजन्स होता है, और डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होती है। क्लियर कट याद है, खोपड़ी में सेट कर लेना, गड़बड़ नहीं करना बेटा। ओके बच्चे, बिल्कुल 100% क्रैश कोर्स में यूनिट वाइज एमसीक्यू बेस्ड, एमसीक्यू के साथ उसके चारों ऑप्शंस की शानदार डिटेल समझाते हुए क्लास होगी। और 20 दिन में आपको क्या लगता है पूरी साइकोलॉजी संभव है, नेवर। जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं वैसा तो हमारे फुल बैच में मिलता है, इसलिए बेटा झूठा कमिटमेंट हम किसी से नहीं करते हैं। इसलिए उसकी 2 महीने की वैलिडिटी है, बैच की वैलिडिटी 2 महीने रखी है सिर्फ, ठीक है ना। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। तो नाइग्रोस्ट्रोएटल मार्ग में तो डोपामिन की कमी से जो डोपामिन का स्राव होता है वो कौन से मार्ग से होता है, नाइग्रोस्ट्रोएटल से होता है। जबकि
जो अधिकता से मेसोलिम्बिक से होता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है कमी से? पार्किंसंस होता है। क्या होता है बेटा? पार्किंसंस, ठीक है ना। हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, है ना। हाथ पैर क्या करने लग जाते हैं? कांपने लग जाते हैं, क्लियर। उसके बाद कठोरता, मतलब जकड़ जाता है शरीर, जैसे बिल्कुल जटिल हो गया है, पत्थर हो गया है, ऐसी कठोरता आ जाती है। उसके अलावा गति धीमी हो जाती है, हर एक कार्य की गति धीमी हो जाती है। क्रैश कोर्स का फायदा सभी बच्चों को होगा, उसमें हर एक यूनिट की बहुत शानदार बातें करूंगा। बातें इन द सेंस आज से ही है ना, अभी से। ये तो अभी हमारा जो पुराना बैच है, हमारे जो प्रिय विद्यार्थी पहले से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर क्रैश कोर्स की बातें अपन करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, नोट्स बिल्कुल कर रहे हैं, उनको वो भी हो रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा है आप लोग थ्योरी पढ़ो 4 घंटे 5 घंटे, और साथ में क्वेश्चंस निकालो। तुम लोग ये नोट्स के चक्कर में कम पढ़ो, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल। ज्यादा डोपामिन व्यक्ति काल्पनिक आवाजें सुन सकता है डोपामिन की अधिकता में, जैसे कि हेल्यूसिनेशन, है ना, भ्रांति होना। और यार, अगर काश मैं जिस अंधेरे रास्ते से गुजर रहा हूं, अगर भूत आ जाएगा तो। जी, इस बैच के सभी बच्चों को क्रैश कोर्स फ्री होगा। क्रैश कोर्स का टाइमिंग 2 बजे का ही रखा है, सॉरी 2:30 बजे का, 2:30 बजे का टाइम है। ठीक है, टाइमिंग डेली हमारा यही होता है 11 बजे। और कम डोपामिन, देखो अगर डोपामिन की कमी हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटा, व्यक्ति का चलना फिरना धीमा अस्थिर हो सकता है। तो इसका पूरा कंक्लूजन समझा दिया। तो मेरे विद्यार्थियों को मुझे लगता है कि डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, क्लियर है सभी को? ओके बंद। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब नंबर 2 पर पढ़ लेते हैं अपन बेटा, सेरोटोनिन इंबैलेंस, है ना। सेरोटोनिन का असंतुलन, सेरोटोनिन का असंतुलन, जब इसकी कमी होती है तो कमी से कम सेरोटोनिन स्रावित होता है, जिससे अवसाद यानी डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी और अनिद्रा, इंसोमेनिया हो जाता है। ठीक है ना, याद रखना है। यानी सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर के असंतुलन से जब उसका संतुलन बिगड़ जाता है, हाँ लकवा, जिससे बिल्कुल 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 हाथ पैरों का कांपना, जकड़ जाना। नहीं, उस टाइम में चेंज कर दिया है, बच्चों की डिमांड थी कि सर टाइम चेंज करो, और जो क्रैश कोर्स का टाइम है वो अपन 2:30 रखेंगे। ये टाइम तो पीजीटी का है, ये तो प्रॉपर टाइम है, ये तो हमेशा के लिए लॉक हो गया। अब दोबारा बार बार चेंज नहीं करूंगा, आप फालतू रिक्वेस्ट मत किया करो। 11 बजे मतलब 11 बजे, ठीक है। देखो, बहुत अधिक सेरोटोनिन दवाओं से, है ना, सेरोटोनिन संबंधी दवाएं जब ली जाती हैं तो ऐसी सिचुएशन में सेरोटोनिन सिंड्रोम, बेचैनी होने लगती है, तेज बुखार आने लगता है और भ्रम होने लगता है। ऐसा नहीं है, यहां पर भी भ्रम होता है, डिल्यूजन होता है, ऐसा नहीं है यहां नहीं होता। ठीक है ना जी, ठीक है, डन। तो आप किसी भी प्रकार के कमेंट करना बिल्कुल बंद कर दो, अभी इस टाइम पर कमेंट थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए, और अच्छे से सिर्फ पढ़िए आप बेटा। ठीक है बच्चों, चलिए देखो, तो सेरोटोनिन की कमी से पढ़ लिया, अधिकता से क्या होगा, बेचैनी होगी, तेज बुखार होगा, भ्रम होगा, कमी से क्या होगा, अवसाद, चिंता और अनिद्रा होगी। तो इनको आप खोपड़ी में सेट कर लो भैया। जो बच्चे इनको सेट कर लेंगे ना, तो यही पूछता है ज्यादातर, डिप्रेशन के इलाज में दी जाने वाली दवाएं, है ना, जैसे ये दी जाती है ना, सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ाती हैं। वो क्या बढ़ाती हैं? बढ़ाती हैं, जिससे मूड बेहतर होता है, जिससे मूड क्या हो जाता है, बेहतर होता है। तो यहाँ पर डिप्रेशन से संबंधित जो दवाएं हैं उसमें यहाँ पर SSRIs
दिया जाता है, जिससे सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है और उस व्यक्ति का मूड जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नॉरेपाइनफ्राइन का जब इम्बैलेंस होता है, यानी ये जब असंतुलित होता है, तो इसकी अधिकता से उन्माद, मेनिया जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना, अत्यधिक उत्तेजना, हाइपर अराउजल हो जाता है, बहुत ज्यादा उत्तेजना, और तनाव, स्ट्रेस डिसऑर्डर से जुड़ा होता है आपका नॉरएपाइनफ्राइन। क्लियर बेटा, इसकी अधिकता से व्यक्ति उन्मादी हो जाता है, अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, जिससे तोड़फोड़, मारपीट आदि, लड़ाई झगड़ा ये सब करने लगता है। ठीक है ना, और तनाव विकार। चलिए आगे देखो, इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से, एक्सेस से तो ये हो सकता है, लेकिन डेफिशिएंसी से अवसाद, ऊर्जा की कमी, मतलब ऐसा है ना, शिथिल, काम करने का मन ही नहीं करता है, जैसे आजकल आपका नहीं करता है ना, वैसा ही। तो ऊर्जा की कमी और ध्यान की कमी का कारण होता है ना, कई बार लैक ऑफ अटेंशन भी इसमें बहुत ज्यादा होता है, और जिसके फलस्वरूप मैं जो सिखाना चाह रहा हूं ना वो आप नहीं सीख पाते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं, आलसीपन शरीर में बना रहता है। किसकी कमी से होता है बेटा ये? निश्चित तौर पर नॉरेपाइनफ्राइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से। अधिक नॉरेपाइनफ्राइन, व्यक्ति बहुत चंचल हो जाता है, अधिकता में बेचैन होता है और अग्रेसिव हो जाता है, मारपीट भी कर देता है, आक्रमण कर देता है, और कमी में व्यक्ति सुस्त रहता है, उदास दिख सकता है। बड़ा सिंपल है, विद एग्जाम्पल इसीलिए समझा रहा हूं ताकि जिंदगी में यहां पर किसी भी प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन जाए, और बनने के बाद अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो वो नहीं होने दी जाएगी। ठीक है ना, जी हाँ, तो समझ गए होंगे मेरी बात। अगला देखिएगा, फिर है गाबा इम्बैलेंस। ये बहुत बार पूछा है, मैंने भी बहुत बार पूछा होगा आपसे। गाबा इम्बैलेंस की कंडीशन में जब इसकी कमी होती है, तो कमी क्या, कमी जब कम गाबा होता है ना, जब ये कम होता है ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर, तो व्यक्ति को दौरे आने लग जाते हैं, है ना। दौरे आना ये तो आप जानते ही हैं, चिंता, एंजाइटी, सीजर्स, एंजाइटी, मिर्गी, एप्लिस्पी, मिर्गी, घबराहट के दौरे, पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। तो ये किसकी? गाबा की कमी से। और गाबा को तो वैसे भी हम लोगों ने अवरोधक नाम दिया था, ये तो आपको पहले से ही पता है, ये तो आप जानते हैं। तो ये तो अवरोधक है। अधिक, इसकी अधिकता जब ये एक्सेस रूप से होता है, तो अधिक गाबा जब होता है तो अत्यधिक विश्राम और नींद दवाओं से। बेटा नींद और विश्राम की स्थिति को मैंने आपको कई बार समझाया था, है ना। तो यहां पर एग्जाम्पल देखो क्या है, गाबा बढ़ाकर चिंता कम करती है। यानी जब हम इस गाबा नामक न्यूरोट्रांसमीटर को दवाओं की सहायता से जब बढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हमें चिंता और अवसाद से मुक्त करता है। समझ में आ गई? एक न्यूरोट्रांसमीटर है बेटा, ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं सारी चीजें। आप पिछली क्लासेस को ध्यान से बार बार नहीं पढ़ते हो क्या? दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ग्लूटामेट इम्बैलेंस। ग्लूटामेट के असंतुलन के कारण जब इसकी अधिकता होती है, ग्लूटामेट नामक न्यूरोट्रांसमीटर की हमारे शरीर के अंदर, तो अधिक ग्लूटामेट हमें एक्साइटॉक्सिसिटी, न्यूरॉन्स की मृत्यु, यानी स्ट्रोक्स आने लग जाते हैं, अल्जाइमर रोग हो जाता है, और मिर्गी से मिर्गियां बहुत आने लग जाती हैं व्यक्ति को। क्या आने लग जाती है बेटा? मिर्गियां बहुत आने लग जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल 100% कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। अधिक ग्लूटामेट होने पर न्यूरॉन्स की मृत्यु हो जाती है। ये धीरे धीरे जब ग्लूटामेट व्यक्ति का बढ़ जाता है ना व्यक्ति के शरीर में, तो उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लग जाती हैं। और जब जब हमारी कोशिकाएं ही मरने लग जाएंगी, जो हमें जीवित रखती हैं, जो हमारे
प्राणी शरीर में जीवन का संचार करती हैं, अगर वही कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लग गई तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रोक्स आने लग जाएंगे लोगों को। मान लीजिए किसी की मस्तिष्क की कुछ वेन्स या कुछ कोशिकाएं मृत हो गई है, तो ऐसी स्थिति में कुछ पार्ट मृत हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या होगा, स्ट्रोक्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, है ना। अल्जाइमर रोग हो जाएगा, या फिर मिर्गी से जुड़े हुए दौरे आने लग जाएंगे 100%। अच्छा, इसकी कमी से क्या होगा, जब इसकी अधिकता पर यह हुआ तो कमी से, कमी बेटा संज्ञानात्मक समस्याएं, यानी सोचना, समझना, तर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, निर्णय करना, योजना बनाना आदि की समस्याएं इससे उत्पन्न हो जाती हैं जब ग्लूटामेट असंतुलित हो जाता है तो। ठीक है बेटा। कमजोर सीखना, जो आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो वहां पर आपकी सीखने की जो गति है वो बहुत धीमी हो जाएगी, वो बहुत लो हो जाएगी। ठीक है। और सिजोफ्रेनिया के नकारात्मक लक्षण भी यहां पर देखने को मिलेंगे। उदाहरण, जब स्ट्रोक होता है तो अत्यधिक ग्लूटामेट रिलीज से मस्तिष्क के कोशिकाएं मरने लग जाती हैं। गजब का कॉन्सेप्ट है ये, है ना। जब स्ट्रोक होता है, जब माइंड में स्ट्रोक होता है ना, जब एकदम कोई मतलब अटैक टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी ग्लूटामेट रिलीज होने लग जाता है, और जैसे ही ग्लूटामेट रिलीज होता है तो ऐसी सिचुएशन में मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लग जाती है और व्यक्ति भी मृतप्राय जैसा लगने लग जाता है। हाँ ठीक है, वो पहचान रहा है आपको, वो व्यक्ति चल फिर रहा है, लेकिन उसका जो ब्रेन है वो बहुत लो लेवल पर काम करता है। ठीक है ना बेटा। अल्जाइमर रोग की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, है ना। इससे क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में जो है कंपन होने लगता है, जैसे कई कई बार क्या होता है यहां पर अल्जाइमर रोग के अंदर व्यक्ति भुलक्कड़पन, मतलब चीजों को भूल जाता है ना। हाँ, लाइक कोमा में जैसा चला जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्ट एग्जैक्ट आप सही कह रहे हैं, है ना। और जो घटनाएं, नई बातें या घटनाएं होती हैं जो उनको वो याद नहीं रख पाता है, जैसे अभी अभी मैंने संजय सर ने क्या पढ़ाया वो याद नहीं रख पाता है, तो ऐसी सिचुएशंस, ऐसे जो लक्षण होते हैं वो हमारे अल्जाइमर रोग के अंतर्गत आते हैं, है ना। वो हमेशा खोए खोए से रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता है, अपने हाथ पैरों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। ऐसी स्थिति अल्जाइमर रोग में हो जाती है, जो ग्लूटामेट के किससे होती है बेटा, जैसे ही ग्लूटामेट रिलीज होने लगता है तो आपके मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो मरने लग जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अगला देखो, नेक्स्ट है एसिटाइल कोलाइन इम्बैलेंस। बेटा एसिटाइल कोलाइन इम्बैलेंस की वजह से, यानी इसकी कमी से अल्जाइमर रोग होता है, बिल्कुल होता है। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको यहां पर ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है बेटा, ग्लूटामेट के इम्बैलेंस से भी अल्जाइमर रोग होता है। सिजोफ्रेनिया के नेगेटिव और पॉजिटिव सभी प्रकार के लक्षण वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑलरेडी। मतलब मुझे लगता है 3 से 4 बार ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, 3 से 4 बार बिल्कुल पढ़ लिए हैं। इसलिए बेटा आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ, मैंने जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाली क्लास ली थी उसमें ये सब पढ़ा दिया आपको। ठीक है ना। तो अल्जाइमर रोग में कमी, स्मृति हाश, भ्रम, है ना। क्या होता है, अल्जाइमर रोग कम होता है इससे, किससे भैया, एसिटाइल कोलाइन से, जब इसकी कमी होती है। स्मृति हास, आपकी जो मेमोरी है वो क्षीण होती है, और भ्रम होता है ना, डिल्यूजन होता है, कंफ्यूजन होता है, और इसकी अधिकता से मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है और अत्यधिक लार बनने का कारण बनती है। क्या, एसिटाइल कोलाइन। एग्जाम्पल बताया है, देखो यहां पर एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, अल्जाइमर्स ट्रीटमेंट ड्रग्स इजी डोनेपेजिल। जैसे ये एक यहां पर ये ड्रग है, ये एक दवा का नाम है, ये एक दवा है, ठीक है ना, एक मेडिसिन है जो यहां पर इसको एसीएच को ब्रेक डाउन करती है, रोकती है, ताकि स्मृति में सुधार हो सके।
किसमें सुधार हो सके? स्मृति में सुधार हो सके। क्लियर है? नकारात्मक, अरे भाई सिजोफ्रेनिया के नकारात्मक लक्षण हमने खूब पढ़े थे। एलोगिया होता है ना? चेहरे के भाव और भावनाओं को सीमित रूप से व्यक्त करना होता है। किसी भी लक्ष्य, गतिविधि, खासकर प्रेरणा की कमी होती है। इस प्रकार के नकारात्मक लक्षण पढ़े थे माय डियर हमने, याद कर लेना आप। खैर चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 7, एंडोर्फिन इम्बैलेंस। एंडोर्फिन असंतुलन से क्या होता है? कम एंडोर्फिन की स्थिति में दर्द की अधिक संवेदनशीलता, बहुत ज्यादा व्यक्ति दर्द से करहाता है, पीड़ित होता है। बिल्कुल 100%। भाव में कमी, वाणी में कमी, उदासीनता, है ना? सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो अवसाद, फिर अधिकता में क्या होता है बेटा? अधिक एंडोर्फिन, दर्द की कम अनुभूति होती है। जब एंडोर्फिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की अधिकता होती है तो व्यक्ति को दर्द जो है, पेन जो है वो कम महसूस होता है। नशे की प्रवृत्ति होती है। एग्जाम्पल, व्यायाम करने से एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं। जितनी एक्सरसाइज करोगे उससे आपकी एंडोर्फिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ते हैं। रनर्स हाई यानी खुशी और हल्कापन महसूस होने लगता है। इसलिए एंडोर्फिन की जो अधिकता है वो आपको बहुत कम पेन देती है। ठीक है ना? बहुत कम पेन देती है। और जी हाँ, क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब इनकी पूरी एक सारणी यहां पर मैंने बना दी है। ओके, ये तो पूरा इंग्लिश में बना दिया है। इधर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, नोरेपाइनफ्राइन, गाबा, ग्लूटामेट, एसिटाइल कोलाइन और एंडोर्फिन्स। ठीक है ना? इधर यहां पर रोग दे दिए हैं, पूरी की पूरी एक लिस्ट बना दी। यहां पर डोपामिन की वजह से कौन सा रोग होता है? पार्किंसंस। इसमें से क्वेश्चन इसी में से बन जाता है अपने चार्ट में से। सेरोटोनिन से डिप्रेशन और एंजाइटी होती है ना? नॉरेपाइनफ्राइन से डिप्रेशन और लो एनर्जी होती है, कम ऊर्जा होती है। गाबा से एंजाइटी और हाँ, एपाइल्सी होती है। उसके बाद ग्लूटामेट से लर्निंग इश्यूज होते हैं, है ना? जैसे डिसलेक्सिया, है ना, आदि। सिजोफ्रेनिया होता है ग्लूटामेट से, ठीक है, ध्यान रखना। एसिटाइल कोनाइन से अल्जाइमर डिजीज जब सबसे मुख्य होती है। और एंडोर्फिन से पेन सेंसिटिविटी, है ना, दर्द निवारक, डिप्रेशन, अवसाद होता है। अब देखिए अधिकता से, ये तो कमी से हुए, अब अधिकता से डोपामिन की अधिकता सिजोफ्रेनिया को जन्म देती है। सेरोटोनिन की अधिकता सेरोटोनिन सिंड्रोम को जन्म देती है। इसी नॉरेपाइनफ्राइन की मेनिया, उन्माद जिसे आपने कहा, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स को जन्म देती है। ठीक है ना? उसके अलावा गाबा, गाबा आपको ड्राउनसिनेस को देती है। ठीक है ना? ड्राउनसिनेस को देती है। ग्लूटामेट आपको स्ट्रोक्स, अल्जाइमर्स, एप्लीपेशी। ठीक है ना? इसी तरीके से एसिटाइल कोलाइन मसल्स क्रैम्प्स को और सेलिएवेशन को जन्म देती है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और एंडोर्फिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर एडिक्शंस, आदत, है ना, नशे की प्रवृत्ति, लेकिन लो पेन परसेप्शन होता है इसके अंदर, है ना, कम दर्द होता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट चार्ट हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स का समझ लिया है। आसान है, ठीक है ना? भले ही यह आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, डेप्थ में, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछने की चांसेस हैं। इस कारण से मैंने ये वाला चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया। जब मैंने सोचा कि पूरे न्यूरॉन्स ही पढ़ा दिए तो क्यों नहीं न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की स्थिति में किस प्रकार के रोगों की अधिकता और कमी को डिफाइन करता है, वो यहां पर हमने डिस्कस करना था, जो हमने किया है। अब देखिएगा, इतना जो कुछ भी पढ़ लिया उस सब को हम लोग एक बार अच्छे से क्या कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है ना? देखिएगा, रियल लाइफ एनालॉगी, वास्तविक जीवन की उपमा। अगर दुर्घटनाग्रस्त, देखिए सॉरी,
टू मच एसिलेटर, एक्सेट्री, एंटी इम्बैलेंस। गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, ठीक है ना, जब एक्सीटेटरी एंटी इम्बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। ओवर स्टिमुलेशन डिसऑर्डर्स के अंतर्गत चला जाएगा ये। देखिए दूसरी स्थिति में जब इनहेबिटरी एंटी इम्बैलेंस हो, ये इनहेबिटरी हो और ये एक्सीटेटरी हो, ये बाह्य हो गया, ये इनहेबिटरी आंतरिक हो गया, गाड़ी चल ही नहीं पाएगी, है ना, अंडर एक्टिविटी डिसऑर्डर के कारण। जब हम अंडर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं ना, तो फिर आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। और जब हम बाह्य कारकों से प्रभावित होते हैं, सभी हिंदी में भी दीजिएगा, हिंदी में भी दे देंगे, वो तो समझा दिया ना हिंदी में तो पूरा। लास्ट में उसको इंग्लिश में ज्यादा इसीलिए ट्रांसलेट किया क्योंकि वहां पर इंग्लिश ऑप्शन भी आपको मिलेगा, डोंट वरी, ज्यादा चिंता मत करो आप। बैलेंस ऑफ पॉज, जब दोनों की स्थिति यानी एक्सीटेटरी और इनहेबिटरी, जब दोनों की स्थिति संतुलित हो, तो ऐसी स्थिति में स्मूथ जर्नी होगी, जर्नी बहुत मस्त होगी, हेल्दी ब्रेन होगा, हेल्दी ब्रेन फंक्शन काम करेगा। तो इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स का असंतुलन कई मानसिक और शारीरिक विकारों का कारण बन सकता है जब असंतुलन हो तो, ठीक है ना। तो इसी कारण यहां ये वाला चैप्टर पढ़ाया, क्योंकि पूरा पूरा चांस है कि भाई आ ही जाए, ठीक है। चलो, तो यहां पर इसको और अच्छे से, जो आपकी इच्छा थी, तो हमने सोचा चलो अब हिंदी में भी कर देते हैं। इन्होंने कहा कि सर अंग्रेजी में ही पढ़ाओगे तो कैसे, हम तो दुखी हो जाएंगे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम इनको एक बार सब कुछ कमी और अधिकता, हिंदी की बीमारी और है इनको, तो अब हिंदी में ये दे दिया, इधर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इधर आपकी कमी से होने वाले रोग हैं, और इधर अधिकता से होने वाले रोग हैं। अब ठीक है, दिक्कत तो नहीं होगी। डोपामिन की कमी से कौन सा था, पार्किंसंस रोग, ठीक है ना, कौन सा था, पार्किंसन, जिसमें हाथ पैर कांपते हैं, कठोरता आती है और धीमी गति होती है, पूरा खोल के लिख दिया। अब तुम्हारी सारी बीमारी हमने सोचा दूर करनी पड़ेगी, इसीलिए तो पहले अंग्रेजी दिखाई, ताकि गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चार्ट याद कर लो बस, बाकी तो बल्ले बल्ले है। अभी तक जितनी कहानी पढ़ाई उसको इस चार्ट में सीख लो, ठीक है ना। इसकी अधिकता में सिजोफ्रेनिया हो जाएगा, और सिजोफ्रेनिया की स्थिति में भ्रांतियां और भ्रम होता है, हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन होता है, कहानी खत्म। सेरोटोनिन की अगर हम बात करें, इसकी कमी हो, ठीक है ना, इसकी कमी अगर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, डिप्रेशन और एंजाइटी, अवसाद, चिंता और अनिद्रा हो जाएगी, ठीक है भैया। सेरोटोनिन सिंड्रोम यानी अधिकता होने पर क्या होगा बेटा, एजिटेशन, कंफ्यूजन, हाई यानी बेचैनी, भ्रम, तेज बुखार हो जाएगा, हाई फीवर हो जाएगा। अब ठीक है ना, अब तसल्ली है। अरे बेटा पूरा ही एनसीईआरटी है, पूरा ही एनसीईआरटी है, कुछ नहीं छोड़ना, पूरा एनसीईआरटी उठा के तो पढ़ाया है आपको मैंने, ये पूरा एनसीईआरटी में ही है आपका, डोंट वरी, चिंता मत करो। हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स में अंदर इसलिए ले गया क्योंकि क्वेश्चन आए हैं पहले, बस और कोई फर्क नहीं है। नॉरेपाइनफ्राइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से अवसाद, ऊर्जा की कमी और ध्यान की कमी होती है। अधिकता से उन्माद, अत्यधिक उत्तेजना और तनाव विकार होता है, खत्म बात। गाबा, इसकी कमी से चिंता, मिर्गी, ये कमी है और यहां पर अधिकता है। कमी से चिंता, मिर्गी, दौरे आते हैं, जबकि अधिकता से अत्यधिक शांति और नींद आती है, बहुत बढ़िया है। ग्लूटामेट की कमी से कम अधिगम होता है, ठीक है ना, संज्ञानात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और अधिकता में स्ट्रोक्स आते हैं, अल्जाइमर रोग होता है, मिर्गियां आती हैं। इसी प्रकार एसिटाइल कोलाइन में की कमी से अल्जाइमर रोग होता है, स्मृति का ह्रास होता है और भ्रम होता है, जबकि अधिकता से मांसपेशियों में ऐंठन, अत्यधिक लार गिरना होता है, ठीक है।
ज्यादा ऊपर ऊपर मत पढ़ो, थोड़ा सा अंदर भी जाओ बुक्स में, ठीक है ना। अच्छा सर बहुत अच्छा बता रहे हैं, हाँ ठीक है ना। तो एंडोर्फिन देखो, इससे दर्द की अधिक संवेदनशीलता होती है और अवसाद होता है। नशे की प्रवृत्ति, दर्द की कम अनुभूति। आए हैं क्वेश्चन, आए हैं आपके, इसीलिए हमको पढ़ाना है, ठीक है ना। तो आप पूरा पढ़ डालो यार। अच्छा एनसीईआरटी का पीडीएफ ही डाल दें, बुक का ही पीडीएफ, ठीक है डन, ओके। अब देखो इसके क्वेश्चंस पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहां से हम शुरू करते हैं क्रैश कोर्स की सिचुएशन। क्रैश कोर्स डेमो शुरू होता है यहां से। कैसे पढ़ाएंगे हम क्रैश कोर्स में बच्चों को, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। देखो बुक्स में क्या होता है, इतना डिटेल नहीं हो सकता, और अगर हम इतना डिटेल नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, वो तो हम होने नहीं देंगे। अच्छा सुनिएगा, और पीडीएफ कहां पर मिलेंगी, मैंने आपको पिछले 10 दिनों की पीडीएफ 35 पीडीएफ्स कल ही अपलोड करवाई थी, और वो अपलोड करवाई हैं लेटेस्ट नोट्स के नाम से, लेटेस्ट नोट्स एंड एमसीक्यूज के नाम से, है ना। तो उसको फटाफट पढ़ लेना, ठीक है। चलो भाई, हाँ भाई यहां से शुरू होता है आपका पूरा का पूरा डेमो क्लास। यहां से आपका पूरा का पूरा डेमो क्लास, कौन सा, क्रैश कोर्स का डेमो क्लास का कंसेप्ट शुरू हो जाता है। गजब का क्वेश्चन पूछा है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या गजब का प्रश्न है, न्यूरॉन का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। डेंड्राइट से क्या, ये तो भैया सूचनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है, ये तो संकेत ग्रहण करता है ना। ये तो क्या करता है, संकेत, कौन से संकेत भैया, एक्शन पोटेंशियल एंड ऑल्सो न्यूरोट्रांसमीटर्स, रासायनिक, बिल्कुल संकेत ग्रहण करता है। ये तो संकेत ग्रहण करने का काम विद्युतीय और रासायनिक संकेत ग्रहण करने का कार्य इसी का होता है। यह प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है ना, ये ग्रहण करता है। अच्छा एक्सोन क्या करता है, संदेश ले जाता है, संदेश ले जाता है, यही तो बताया था हमने। अच्छा सोमा विद निस बॉडीज, सोमा और निस्ल बॉडीज 100% इसी का तो काम है, प्रोटीन संश्लेषण करना। मैंने आपको बताया था सोमा काय जिसको हमने कहा था, क्योंकि यहां पर संकेत ग्रहण कर यहां पर डेंड्राइट्स क्या करते हैं बेटा, यहां सोमा तक पहुंचाते हैं, फिर सोमा के द्वारा एक्सोन्स द्वारा संदेश को वापस वहां पर मांसपेशियों तक ले जाया जाता है। सॉल बॉडी को ही सोमा कहते हैं, बिल्कुल सेल बॉडी को ही सोमा कहते हैं, यही तो हमने बताया था। आंसर ये होगा। और माइलिन शीथ क्या होता है, ये आपका आवरण होता है ना, ये केवल कंडक्शन को तेज करता है, प्रोटीन संश्लेषण ये यहां पर गति को तीव्र करता है, एक आवरण नुमा होता है, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ कर दिया, आंसर सी होगा। तो हम क्रैश कोर्स में कैसे पढ़ाने वाले हैं, ये प्रश्न यहां पर करवा दिया है। अब इसका पूरा डेप्थ डिटेल हम आपको एक एक ऑप्शन का सिखाएंगे।
जब हम इस प्रकार पढ़ते जाएंगे तो पूरी एक बार एनसीईआरटी कवर हो जाएगी और आपका एस्टेट और यूपी पीजीटी क्रैक हो जाएगा। याद है अच्छी तरह, शाबाश। अब देखो ये रहा इसका पूरी की पूरी व्याख्या। देखो हमने क्या बताया वही है। डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं? डेंड्राइट्स का मुख्य कार्य संकेत, सिग्नल्स ग्रहण करना है। यह प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कार्य इसका नहीं है। एक्सॉन का कार्य क्या है? एक्सॉन संदेश ले जाता है लेकिन प्रोटीन निर्माण नहीं करता है बेटा। सही उत्तर सोमा है। सोमा जिसे सेल बॉडी कहा जाता है, ठीक है, में नाभिक और निस्ल बॉडीज होते हैं, है ना। सेल सोमा के अंदर क्या क्या होते हैं? नाभिक होता है एक तो, और निस्ल बॉडीज होते हैं जो प्रोटीन और न्यूरोट्रांसमीटर से संबंधित एंजाइम का निर्माण करते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन संश्लेषण और न्यूरोट्रांसमीटर से संबंधित एंजाइम का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? आपका उत्तर होगा सोमा। ठीक है ना। टीआरई के लिए क्या करें? सिर्फ पढ़ते जाएं हम जैसे पढ़ा रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो क्लास पढ़ा दी है उनको घोट के पी जाओ। इतना सारा मटेरियल एप्लीकेशन पर है, उसको घोट के पी जाओ। उसके बाद फिर मुझे कहना सर गड़बड़ हो गई, मजा नहीं आया। फिर देखना आनंद क्या आएगा। तो समझ में आ गया, पूरा ऑपरेशन हो गया सोमा का। क्लियर? ऐसे पढ़ाएंगे भैया क्रैश कोर्स में। ठीक है बेटा। चलो, माइलिन शीथ क्या है? ये एक आवरण है, माइलिन आवरण कहलाता है। ठीक है ना। माइलिन शीथ केवल कंडक्शन को तेज करता है, गति को तेज करता है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता है। ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं है तो गलत है, क्योंकि सोमा सही उत्तर है। तो आंसर क्या हो गया बेटा? सोमा। चलो प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये देखो, कल भी हमने समझाया था, कल भी हमने समझाया था। तो क्रैश कोर्स वाले विद्यार्थी समझ लें, हम आपको 20 डेज का जो पैकेज लेकर आए हैं क्रैश कोर्स के अंदर, वो ये वाला करवा रहे हैं। ठीक है बेटा। चलो, एक सामान्य न्यूरॉन का विश्राम विभव, विश्राम विभव का संबंध गाबा से होता है, मैंने बताया था। लगभग कितना होता है? -55 मेगावोल्ट होता है, -70 मेगावोल्ट होता है, +40 होता है, या 0 मेगावोल्ट होता है? मोर देन वन ऑफ द अबव। बोलो आंसर क्या होगा? ओके, ये तो आप जानते हैं, बिल्कुल सही है। अरे भाई, विश्राम विभव का मतलब ये हुआ, अर्थात जब, अर्थात जब न्यूरॉन, अर्थात जब न्यूरॉन सक्रिय नहीं होता है। जब न्यूरॉन सक्रिय नहीं होगा तो स्थिर अवस्था बन जाएगी, विश्राम विभव बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? रेस्टिंग पोटेंशियल बन जाएगा। और रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ ए टिपिकल न्यूरॉन इज अप्रोक्सीमेटली, ये विश्राम विभव लगभग कितना होता है? तो बेटा इसका होता है -70 मिलीवोल्ट पर। यहां पर वो न्यूरॉन्स की जो सक्रियता है ना, वो बिल्कुल मंद पड़ जाती है और खत्म हो जाती है। हाँ, और बॉडी किसकी? आराम की अवस्था में होता है, स्थिर प्रवृत्ति, स्थिर अवस्था में होता है, वहां पर एक्टिव नहीं होते आपके न्यूरॉन्स। आंसर बी हो जाएगा। कब? -70 मेगावोल्ट मिलीवोल्ट पर। ठीक है ना। इसकी डिटेल ये रही, है ना। ऑप्शन ए -55 मेगावोल्ट, यह थ्रेश होल्ड पोटेंशियल है। ये कैसा है? ये रेस्टिंग नहीं है, रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं है, ये थ्रेश होल्ड, ये उत्तेजक पोटेंशियल है।
जहां पर न्यूरॉन सक्रिय होता है ना, न्यूरॉन सक्रिय होता है, सक्रिय अवस्था में होता है, उत्तेजक अवस्था में होते हैं, ठीक है ना। हाँ, यह विश्राम विभव है जब न्यूरॉन सक्रिय नहीं होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। +40 मेगावोल्ट पर यह एक्शन पोटेंशियल है का पीक होता है, एक्शन पोटेंशियल का पीक होता है, ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। और जीरो जीरो पे तो क्या होता है बेटा, तटस्थ अवस्था होती है। न्यूरॉन कभी भी 0 मेगावोल्ट पर स्थिर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता, जीरो तो होता ही नहीं है। न्यूरॉन्स ही अगर जीरो हो गए तो हमारा शरीर कोई काम का ही नहीं है, किसी काम का नहीं है। इसलिए इस प्रश्न को, इस व्याख्या को कॉपी में भी नोट कर लेना। वैसे इस क्लास के बाद तुरंत इसका पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा, ओके बेटा, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी अब आपको। अरे भाई, हिंदी वर्ड्स का प्रयोग खूब ज्यादा करते हैं, लेकिन इनको हम ऐसे ही पढ़ना चाहिए हमको, इसीलिए इनका यूज करता हूं। थोड़ी बहुत आदत तो डालो यारो, ऐसे भी क्या करते रहते हो, हल्की फुल्की आदत डाल लो। अगला क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट। चलो भाई, बोलो। ये साइंस को ऐसे ही पूछता है यार, समस्या यही तो है इसके साथ, इसको पूछता ही ऐसे है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वथा या कदापि नहीं सिद्धांत, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। ऑल और नन लॉ, ये मैं पढ़ा चुका हूं। सर्वथा या कदापि नहीं सिद्धांत को सही दर्शाता है। श्रेणीबद्ध विभव उत्तेजना की शक्ति पर निर्भर करता है। ग्रेडेड पोटेंशियल वेरिएज विद स्टिमुलस स्ट्रेंथ। या क्रियाशील विभव या तो पूर्णतः होता है या बिल्कुल नहीं होता। उत्तर मिल गया है आप लोगों को, आंसर बी हो जाएगा। या तो है या नहीं है, या तो है या नहीं है, और नॉट एट ऑल ये दिया है। इसलिए एक्शन पोटेंशियल, किसकी बात हो रही है, क्रियाशील विभव की। एक्शन पोटेंशियल आइदर अकर्स फुली और नॉर, ठीक है ना। तो कौन सा सर्वथा या कदापि नहीं सिद्धांत को सही दर्शाता है, वो है एक्शन पोटेंशियल। क्रियाशील विभव या तो पूर्णतः होता है या बिल्कुल नहीं होता। यार सीधी सी बात है, या तो आप पढ़ रहे हैं या बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना, दो ही चीजें होती है। एक्शन पोटेंशियल में खोपड़ी सेट कर लो। एक्शन पोटेंशियल क्रियाशील विभव तब होता है जब या तो आप किसी काम में सक्रिय हैं या फिर बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है, अरे सर, मैंने कहा बेटा कल क्लास में क्यों नहीं आया, एक बच्चे से पूछा, अरे सर कल थोड़ा सा मर रहा था, ऐसे क्यों नहीं बोलते। कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति थोड़ा मरा हुआ है और थोड़ा जिंदा है, अरे ना बाबा ना, या तो मर गया है या फिर जिंदा है, या तो यस और या नो, बीच का रास्ता होता ही नहीं है। तो क्रियाशील विभव यही कहता है, या तो यस या नो, क्लियर, यानी एक्शन पोटेंशियल। विश्राम विभव सदैव स्थिर रहता है, ये तो हमने पढ़ लिया। रेस्टिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट, खोपड़ी सेट कर लो, ये सदैव स्थिर रहता है। और ग्रेडेड पोटेंशियल क्या करता है, ग्रेड श्रेणीबद्ध विभव जो होता है ना, वो उत्तेजना की शक्ति पर निर्भर करता है, उत्तेजना की शक्ति पर, जिस जैसे कि उसकी ग्रेडेड के आधार पर उसे डिसाइड किया जाता है। क्रैश कोर्स का टाइमिंग माय डियर 2:30 बजे का होगा, 2:30 होगा। हाँ, एक्टिव है या एक्टिव नहीं है, खत्म बात। आज तो, आज की जो क्रैश कोर्स की क्लास थी वो अभी इसी वक्त इसीलिए ली है मैंने डेमो के रूप में, ताकि आप दोनों प्रकार के लोगों को यहां पर फायदा मिल जाए, ठीक है। कल से अलग अलग ही होगी। चलो देखो, उसके बाद अपवर्ती
अवधि अवरोधक न्यूरॉन्स में लंबी होती है बेटा। रेफ्रेक्टरी पीरियड इज लॉन्गर इन इनहिबिटरी न्यूरोसन्स। इनहिबिटरी में अपवर्ती अवधि अवरोधक न्यूरॉन्स में लंबी होती है, याद रखना। एक्सिबिटरी में नहीं होती, इनहिबिटरी में होता है। क्लियर? चलो, तो समझ में आ गया इसका। ये रहा पूरा की पूरी व्याख्या। यह ग्रेडेड पोटेंशियल की विशेषता है, ऑल और नन की नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पार करने पर पूरा उत्पन्न होता है, कम नहीं। यही ऑल और नन लॉ है, ठीक है ना। पूरा उत्पन्न होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता है, दो ही बातें होती हैं। आज हो गया ना ये क्रैश कोर्स का एक टॉपिक डिस्कस भी कर लिया हमने, ठीक है ना। बिल्कुल। देखिएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल लगभग स्थिर रहता है, लेकिन यह सिद्धांत नहीं है। रेस्टिंग पोटेंशियल सिद्धांत नहीं है, यह स्थिर रहता है। यह कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है। विच आयन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल? अभी समझाया था, एक्शन पोटेंशियल के डीपोलराइजेशन के मुख्य रूप से कौन सा आयन उत्तरदायी है? पोटेशियम, सोडियम, के प्लस, Na प्लस, कैल्शियम, Ca2 प्लस, क्लोराइड, Cl, या इनमें से एक से अधिक? फुली केमिस्ट्री। बिल्कुल, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। फ्रीडम टेस्ट कूपन कोड यूज करो, आपको भी मिल जाएगी। अरे भाई, हमने बताया था, यस। अरे जब डीप्लोराइजेशन होता है तो आपके सोडियम चैनल खुलते हैं। सोडियम चैनल खुलते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया था। खुलते हैं और वो ट्रक अंदर आते हैं ना, और आयन अंदर आते हैं। यही तो बताया था हमने, यही तो बताया था। इसलिए आंसर क्या हो गया भैया? Na प्लस सोडियम। वो गोडाउन खुलता है, ट्रक अंदर आता है, सामान खाली करता है, निकल जाता है। ठीक है ना भाई? ओके। और सोडियम आयन क्या आता है? अंदर आते हैं। खत्म बात। देख लो पूरी व्याख्या। ऑप्शन ए, के प्लस रिपोलराइजेशन में के प्लस बाहर निकलते हैं। इसमें तो क्या होता है? बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, रिपोलराइजेशन में। और डीपोलराइजेशन में आते ही अंदर है, इसका मीनिंग ही अंदर आना है। के समय Na चैनल खुलते हैं और सोडियम आयन क्या आते हैं? अंदर आते हैं, ठीक है ना। और कैल्शियम में, Ca2 प्लस में, यह न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में भूमिका निभाता है। कौन? कैल्शियम। इसलिए डीपोलराइजेशन में इसकी भूमिका नहीं होती। चलिए नेक्स्ट, Cl इनहिबिटरी पाथवेज में काम करता है। इनहिबिटरी में करता है, एक्सीबिटरी में नहीं करता, ध्यान रखना, ये अच्छा है। यहां पर सोडियम जिम्मेदार है, समझा दिया है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। न्यूरॉन्स में संदेश संचरण का सबसे तेज तरीका कौन सा है? संदेश संचरण का, कितना अच्छा प्रश्न पूछा। बिल्कुल बिल्कुल, गजब का क्वेश्चन है। संदेश संचरण, विच वन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कंडक्शन इन नर्वस? कंडक्शन इन नर्वस,
सतत सेलेट्रिटी, प्रत्यागामी, रासायनिक सिनेप्स, उपरोक्त में से एक साथ बोलो। भाई कितना आसान बताया था हमने। ये सबसे फास्टेस्ट कंडक्शन जो होता है ना, वो माइलिन शीथ के एक्सॉन्स में होता है, जहां पर वो एक से दूसरे में जंप करता है और उसकी गति को बढ़ाता है। यही तो डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो वो सेलेट्रेटरी संचरण था ना। अरे भैया, वो सेलेट्रेटरी कंडक्शन था कि नहीं था? यही तो था सेलेट्रेटरी कंडक्शन। कौन सा था? सेलेट्रेटरी कंडक्शन था। मैंने कहा था जिसका संबंध माइलिन युक्त एक्सॉन्स में होता है, जहां इंपल्स एक नोड से दूसरे नोड में जंप करते हैं, जहां इंपल्स एक नोड से दूसरे नोड में जंप करते हैं, जिससे उसकी गति तीव्र होती है। तो यही तो बताया था, सबसे तेज तरीका पूछा है तो सेलेट्रेटरी कंडक्शन होगा। एग्जाम्पल देख लो, व्याख्या सभी की। कंटिन्यूअस कंडक्शन नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स में होता है, लेकिन धीमा होता है ना। ये माइलिन शीथ के साथ नहीं होता, इसलिए यह धीमा होता है। गलत हो गया। सही, सेलेट्रेटरी कंडक्शन माइलिन युक्त एक्सॉन्स में होता है, बिल्कुल होता है, जहां इंपल्स नोड से नोड पर कूदता है और गति बहुत तेज हो जाती है। यही तो बताया था हमने, सेलेट्रेटरी कंडक्शन। ठीक है ना। अच्छा, रेट्रोग्रेड कंडक्शन रोगजनक अवस्था में होता है, सामान्य ट्रांसमिशन नहीं है। क्या? रेट्रोग्रेड कंडक्शन रोग जनित अवस्था में होता है। और केमिकल सिनेप्स हमेशा इलेक्ट्रिकल से धीमा होता है। केमिकल सिनेप्स जो होता है ना, रासायनिक, वो हमेशा विद्युतीय आवेश से धीमा होता है। याद रखना, गड़बड़ मत करना। विद्युतीय आवेश की गति तीव्र होती है, इसलिए आंसर आपका बी था। अगला देखो, कौन सी संचर संरचना प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर के त्वरित पुनः अवशोषण को सुनिश्चित करती है? बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्नों में गलतियां क्यों होती हैं? यही कारण है कि आप कंसेप्ट को ध्यान से नहीं, और कोई रीजन ही नहीं है। अब इसका पूरा कंसेप्ट आपको सिखा दिया। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, और उसके बावजूद अगर गलती हो रही है तो इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है। बताओ, कौन सी संरचना प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर के त्वरित पुनः अवशोषण को सुनिश्चित करती है? कौन करती है? फटाफट बता दीजिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है। अरे भाई, रोप्टिक ट्रांसपोर्टर्स, जैसे आपका सेरोटोनिन है ना, वही तो करेंगे। अरे पुनः अवशोषण करती है, तो पुनः अवशोषण परिवाहक कह रहे ना, रोप्टिक ट्रांसपोर्टर्स। निस्ल बॉडीज तो आपकी सोमा के अंदर होती है। नोड्स ऑफ रेनवियर आपके माइलिन शीथ के एक्सोन पर होते हैं, है ना। एक्सन हिलॉक, गलत आंसर हो गया। सब कुछ पूरा का पूरा समझाया हुआ है, देखिएगा। सही, रेप्टोक ट्रांसपोर्टर्स जैसे सेरोटोनिन हो गया आपका ट्रांसपोर्टर, एससीआरटी हो गया। डोपामिन ट्रांसपोर्टर डीएटी हो गया, है ना। ये डोपामिन का ट्रांसपोर्टर कौन था? डीओटी। सेरोटोनिन का कौन था? एससीआरटी था। न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्लेफ्ट से वापस प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में लाते हैं, यही तो काम करते हैं। और निस्ल बॉडीज क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, है ना।
रेप्टोक में भूमिका नहीं निभाते हैं। नोड्स इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए होते हैं, अभी अभी पढ़ाया था, नोड्स जो होते हैं एक नोड से दूसरे नोड्स पर वो कूदता है और उसकी गति तीव्र होती है। एक्सोन इलोक इंपल्स की शुरुआत करता है, ठीक है ना। न्यूरोट्रांसमीटर हैंडलिंग नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, बिल्कुल 100% ए हो गया। आसान क्वेश्चन है, सब गलत दे रहे हैं उत्तर। इस चैप्टर को दोबारा पढ़ो, एक बार फिर पढ़ो। अल्जाइमर रोग से सबसे मजबूती से किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से जुड़ी है? डोपामिन, एसिटाइलकोलाइन, सेरोटोनिन, गाबा। आज ही पढ़ाया अभी, अरे आज ही पढ़ा है, अभी पढ़ा है। जो जानता है वही जीतेगा। अल्जाइमर रोग, ऐसा नहीं है हमने दो जगह पढ़ा था, लेकिन सबसे मजबूती से पूछा है। विच न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएट इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद अल्जाइमर्स डिजीज, उसकी कमी से होता है। तो कमी कौन सा, एसिटाइल कोलाइन है, एसिटाइल कोलाइन है ना, बिल्कुल 100% भी आंसर हो जाएगा। डोपामिन की कमी पार्किंसंस रोग से जुड़ी है। अल्जाइमर में एसीएच की कमी होती है। एसिटाइल कोलाइन स्मृति, हास और भ्रम भी होता है। सेरोटोनिन मूड डिसऑर्डर से संबंधित होता है। गाबा की कमी एंजाइटी एप्लिशिस से जुड़ी होती है। कितना अच्छे से समझा दिया है, उसके बावजूद गलती, नो बाबा नो, गलत बात है, ठीक है ना। विच इवेंट अकर्स ड्यूरिंग हाइपोल, हाँ हाँ, हाइपरपोलराइजेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, क्रियाशील विभव की हाइपर पोलराइजेशन अवस्था में क्या होता है, बताओ। बहुत आसान है, अभी डीपोलराइजेशन पढ़ लिया था, इसमें क्या होता है? भाई हाइपर पोलराइजेशन में एक्स्ट्रा क्लिप के प्लस होता है ना, एक्स्ट्रा के प्लस बाहर चला जाता है और अंदर नकारात्मकता अधिक उत्पन्न हो जाती है। यही तो डिस्कस किया था हम लोगों ने। जारी नहीं रहता है, के प्लस का उत्सर्जन सामान्य से अधिक हो जाता है, हाँ। ये तो स्थिर रहता है, आंसर बी हो गया। ये देखिएगा, Na प्लस इनफ्लक्स केवल डीपोलराइजेशन में होता है, केवल डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। हाइपर पोलराइजेशन में एक्स्ट्रा की अधिक उत्सर्जन बाहर जाता है, जिससे अंदर और नकारात्मक हो जाता है, ठीक है ना। और इनफ्लक्स सिनेप्टिक वेशाइल रिलीज में होता है Ca2+, कैल्शियम 2+, और एपी के हिलॉक पर नहीं होता है ना। रेस्टोरेशन तुरंत नहीं होता, कभी भी थोड़ी देर बाद होता है, ठीक है ना। चलो, क्लियर है, अगला पढ़ो। किस प्रकार का सिनेप्स द्विदिशात्मक सूचना प्रवाह, पढ़ाया था, प्रवाह की अनुमति देता है। विच टाइप ऑफ सिनेप्स अलाउज बायो डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, विद्युतीय स्नेप्स, रासायनिक स्नेप्स, मिश्रित स्नेप्स, एक्सो एक्सोनिक स्नेप्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है ये भी।
होगा बेस्ट आंसर? अरे किस प्रकार का सिनेप्स द्विदिशात्मक सूचना प्रवाह की अनुमति देता है? ये पढ़ाया था हम लोगों ने। कौन सा देता है? हमेशा। ओ माय गॉड, गलत दे दिया उत्तर। हमेशा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स देता है, हमेशा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ही देता है। ए लॉक करना होगा। देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स गैप जंक्शन से, ये रहा ना, गैप जंक्शन से सीधा आयन फ्लो करते हैं, जिसे बाई डायरेक्शनल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल कहते हैं। ठीक है बेटा। केमिकल स्नेप्स यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक दिशीय होता है केमिकल, है ना। सी में ये मिक्स्ड रेयर है और प्राय एक दिशा में होता है। ये कभी कभी बहुत रेयर होता है, वैसे हमेशा एक दिशा में ही होता है। ठीक है ना। और एक्सो एक्सोनिक एक न्यूरॉन से दूसरे के एक्सोन पर होता है, इनहेबिटरी या मॉड्यूलेटरी, लेकिन लेकिन बाई डायरेक्शनल कभी नहीं होता। मैंने बताया था, इसे बाई डायरेक्शनल भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक सिनेप्स को बिल्कुल ऐसे की ऐसे खोपड़ी में लिखा, मतलब मैंने नोट्स में पढ़ाया हुआ है, उसके बावजूद गलत किया है तो माफी की गुंजाइश नहीं बचती है बेटा। इसलिए कहता हूं, ये प्रतिभाशाली बच्चे हों या हमारे मध्यम बच्चे हों, बेटा कंसेप्ट जो मैंने क्लास पढ़ाई है ना, अरे उस क्लास को 2 बार 3 बार तो सुन लो रे दादा। ऐसा क्या करते हो? अभी टाइम है, एग्जाम की डेट नहीं है, काहे की टेंशन करते हो? एस्टेट वाले बच्चों का फॉर्म अभी रीओपन होगा, कब होगा कोई नहीं पता। हाँ, नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी परमानेंट है, वो तो पक्का है, लेकिन एग्जाम की डेट नहीं है। तो तुम तब तक पढ़ो ना यार ढंग से। इतना सारा मैटर एप्लीकेशन पे क्यों ले रखा है, क्यों पैसा लगाया है, उसको पूरा पढ़ो। और फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आता, नोट्स को ऐसे कर दो, क्लासेस को ऐसे कर दो, वैसे कर दो। अरे यार कैसे भी कर दो, हर क्लास से एक अलग से एक कंसेप्ट समझ में आता है। छोटे बच्चों को क्रम से सजाना होता है उनके लिए, क्योंकि उनको पहले स्लेंटिंग, वो सीधी रेखा खींचना सिखाया जाता है, फिर आडी हॉरिजेंटल सिखाया जाता है, फिर स्लेंटिंग सिखाया जाता है, तो उनको क्रम से सिखाया जाता है। आज नोटिफिकेशन, आज एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट हो सकता है। ठीक है ना, ओपन हो जाएगा फॉर्म शायद, ऐसा सुनने में आ रहा है, मैंने भी सुना है। चलो, मस्तिष्क चोट के बाद ग्लूटामेट की अधिकता किस ओर ले जाती है? ये अच्छा पढ़ाया था मैंने। एक्सेस ग्लूटामेट रिलीज आफ्टर ब्रेन इंजरी लीड्स टू, ये तो आज ही पढ़ा है हमने। बताओ, सिनेप्टिक छटाई की ओर ले जाती है, एक्सा हाँ एक्साइटोटॉक्सिसिटी की ओर ले जाती है, माइलिन हास की ओर ले जाती है, अति निद्रा की ओर ले जाती है। बताया था मैंने, गजब का प्रश्न है, बताओ फटाफट बताओ। भाई रिवीजन करना कंपलसरी है, पढ़ना तो पड़ेगा यार, कैसे भी पढ़ो आप। सिलेबस ऑलरेडी बता चुके हैं बेटा, मैं पूरा यूट्यूब पर पूरा समझा चुका हूं। कितने महान विद्यार्थी हैं आप लोग। चलो सिलेबस के लिए मैं आज और बोल देता हूं शिव सर से, वो अपलोड कर देंगे। यूपी पीजीटी का, पीपीएससी का और एस्टेट का, झारखंड पीजीटी का, यूजीसी नेट का, सबका सिलेबस अपलोड करवा दूं। ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, ये रहा ना, एक्साइटोक्सिटी, जिससे क्या होता है, दौरे आने शुरू हो जाते हैं, है ना।
शरीर प्राय कैसा होता है, मृत जैसा हो जाता है, मरे हुए के समान। ठीक है, आज ही डिस्कस किया था। चलो देखो, सिनेप्टिक प्रोनिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस है, जबकि ऑप्शन बी एक्सेस ग्लूटामेट ओवर एक्साइटेशन के कारण न्यूरॉन की डेथ हो जाती है, कोशिकाएं मृत होने लग जाती हैं, जिसे हम लोग एक्सीटोटॉक्सिटी कहते हैं। ठीक है ना, इसमें न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, डेथ, उनकी न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है, अटैक्स आने की सिचुएशन होती है ना। डीमाइलिनेशन एमएस मल्टीपल सेल्यूलोसिस से जुड़ा होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया था, माइलिन शीथ का संबंध। और हाइपरसोमेनिया में न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जब उन्माद होता है तो व्यक्ति का यही होता है। तो यहां पर ग्लूटामेट एक्सेस से कभी नहीं होता ये। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड में मुख्य अवरोधक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, डोपामिन, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। धमाका प्रश्न है ये, बोलो फटाफट, जल्दी से जल्दी बोलो। तो स्पाइनल कॉर्ड में मुख्य अवरोधक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, डोपामिन, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, ऐसे। अच्छा, डोपामिन तो होता ही नहीं है, हमने पढ़ा था। सेरोटोनिन भी नहीं होता, एसिटाइल कोलाइन भी नहीं होता, तो बचा कौन, ग्लाइसिन होता है। देखो भाई, डोपामिन रिवॉर्ड से संबंधित है, पुरस्कार से, और मूवमेंट से, गति से संबंधित है। ठीक है, इस ग्लाइसिन स्पाइनल कॉर्ड में मुख्य इनहिबिटरी आंतरिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है ना, सेरोटोनिन मूड और स्लीप से संबंधित है। ये सेरोटोनिन किससे, मूड से और स्लीप से, तो पढ़ा दिया हम लोगों ने। और आपका एसीएच किससे, एक्सीटेटरी से है। क्लियर, तो आंसर बी हो गया। गलत दिया है क्या सब लोगों ने, कितने महान विद्यार्थी हैं मेरे, बताओ। न्यूरॉन का कौन सा भाग एक्शन पोटेंशियल की शुरुआत करता है, एक्सॉन हिलॉक करता है, सोमा करता है, डेंड्राइट्स करता है, या सिनेप्टिक खाई करती है, या इनमें से कोई नहीं करता है। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सुन लो, ध्यान से पढ़ लो बेटा, गड़बड़ मत करो। अरे भाई, एक्शन पोटेंशियल की शुरुआत, न्यूरॉन का कौन सा भाग है ना, तो न्यूरॉन का कौन सा भाग एक्सॉन हिलॉक ही तो होता है, अभी आज ही तो डिस्कस किया था। एक्सन हिलॉक क्या करता है, न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल की शुरुआत करता है और एपी को रिलीज करता है, यही करता है ना। सोमा का कार्य तो भैया प्रोटीन संश्लेषण आदि होता है। डेंड्राइट्स का काम हमने पढ़ लिया, सूचनाओं को ग्रहण करना होता है। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट का मतलब खाई, यानी दो के बीच की दूरी का संबंध होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पोस्टमैन वाला एग्जाम्पल पढ़ाया था। मुझे लगता है आपको जरूर याद होगा, उम्मीद करता हूं। तो आंसर देख लो इसका क्या रहेगा, हाँ ये रहा। एक्सन हिलॉक थ्रेशोल्ड पहुंचने पर एपी शुरू करता है, सोमा तो प्रोटीन संश्लेषण करता है, ये सूचनाओं को ग्रहण करता है ना। चलिए,
और सिनेप्टिक क्लेफ्ट मैसेज ट्रांसफर करता है, इनिशिएट नहीं करता है। ठीक है बेटा, ये गलत हो गया। तो मेरे बच्चों आंसर ए हो गया है। अगला प्रश्न पढ़ो। यार इतना सरल पेपर है, इतना अच्छे से पढ़ा दिया है, उसके बावजूद गलतियों पे गलतियां करोगे तो कैसे कैसे काम चलेगा। ठीक है ना। तो ओके ओके डियर, सुनो वॉइस आ गई है। तो देखिएगा, यहां पर सेरोटोनिन में डिप्रेशन होता है और इंसोम्निया होता है। ठीक है ना। जबकि गाबा जो है स्वयं अवरोधक है, जो इनहिबिटरी कंट्रोल घटाता है, उससे मिर्गियां और दौरे पड़ते हैं। ठीक है बेटा। ग्लूटामेट एक्सीटेटरी है। ग्लूटामेट कैसा है? एक्सीटेटरी। गाबा कैसा है? इनहिबिटरी। एक्सेस से न्यूरॉन डेथ होती है। ग्लूटामेट के क्या होता है, जब इसकी अधिकता होती है तो आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं, कोशिकाएं, वो मर जाती हैं। डोपामिन इम्बैलेंस से क्या होता है भैया? पार्किंसंस रोग होता है और सीजोफ्रेनिया होता है। याद रख लेना, गड़बड़ मत करना बेटा, वरना तो खेल बिगड़ जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ो। एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टरी पीरियड क्यों होती है? पढ़ाया था मैंने, याद है आपको शायद, जरूर याद है। बोलो माय डियर। अरे भैया, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टरी पीरियड क्यों होता है? क्योंकि सोडियम चैनल जो है ना, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। इस कारण भैया ये इनएक्टिव रहते हैं, और चूंकि फिर नया एपी संभव नहीं होता, रिलीज ही नहीं होता, इस कारण से। तो आंसर ए हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। देखो, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव पीरियड में Na+ सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेटेड रहते हैं और नया एपी संभव नहीं होता। K+ चैनल्स ओपन रहते हैं रीपोलराइजेशन के लिए। ठीक है ना। Ca2+ इनफ्लक्स सिनेप्स पर होता है, रेफ्रैक्टरी नहीं होता। माइलिन स्पीड में बढ़ाता है हमेशा, क्योंकि एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करता है, और रेफ्रैक्टरी में ऐसा कारण नहीं होता। इसलिए उत्तर सिर्फ ए ही बनेगा। मस्तिष्क की इनाम प्रणाली, रिवॉर्ड पाथवे से सबसे प्रत्यक्ष रूप से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ा है? डोपामिन, एसिटाइल कोलाइन, सेरोटोनिन, नोरेपाइनफ्राइन। इनमें से कोई नहीं है। अरे भाई हिंदी इंग्लिश, ये इंग्लिश में नहीं है, इनको इंग्लिश मत कहिए, इतना मत घबराइए बेटा। अरे भाई ये तो हमने आपको पढ़ाया था। पहली बात तो आपसे क्या पूछा है,
यहां पर पूछा है मस्तिष्क की इनाम प्रणाली, रिवॉर्ड पाथवे। और पाथवे कौन सी होती है भैया? पाथवे तो कौन सी होती है? वो होती है ना मीसोलिम्बिक। कौन सी होती है? मीसोलिम्बिक होती है ना, मीसोलिम्बिक होती है। और मीसोलिम्बिक किसकी होती है? डोपामिन की होती है, डोपामिन की होती है। इसी में पुरस्कार, बिल्कुल, और प्लेजर होता है आपका, पुरस्कार, खुशी, सब कुछ इसी में होता है। ठीक है ना? ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, मैंने पढ़ा दिए हैं। देखो, डोपामिन मीसोलिम्बिक पाथवे होता है इसमें, मीसोलिम्बिक होता है एक तो, और ये पाथवे रिवॉर्ड और प्लेजर से संबंधित होता है। ठीक है ना? एसीएच एसिटाइल कोलाइन जो होता है आपका, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से जुड़ा होता है, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना? मसल्स को कंट्रोल करता है। सेरोटोनिन मूड डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है, मूड रेगुलेटर, मूड को नियंत्रित करता है ना? हमने पढ़ा था। नॉरेपाइनफ्राइन अराउजल, उत्तेजना से जुड़ा होता है बेटा। नॉरेपाइनफ्राइन किससे जुड़ा होता है? उत्तेजना से। अराउजल से जुड़ा हुआ है। याद रखो, हिंदी मैंने कर दी है सबकी। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। चलो ठीक है, अगला देखो भाई। अच्छा प्रश्न है। हाँ, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नींद, मनोदशा और भूख को नियंत्रित करता है? बताओ, तगड़ा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ये जब तक 1 मिनट में आया मैं।
अब हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नींद, मनोदशा, भूख को नियंत्रित करता है? विच न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट्स स्लीप, मूड एंड एपीटाइट? डोपामिन करता है, या सेरोटोनिन करता है, या गाबा करता है, या फिर ग्लूटामेट करता है? बहुत सुंदर है। और मैंने आपको आज ही की क्लास में ये बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया था? तो आपने आंसर बिल्कुल सुपर ब्रिलियंट दिया है मेरे सभी बच्चों ने। सर वाईटी का लिंक नहीं आ रहा है, वाईटी का लिंक नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, वो तो रेगुलर हमारी क्लास 8 बजे होती है, उसको आप बिना लिंक के भी आ जाया करो। आप हमारे जो भी मेरे बच्चे हमारे YouTube चैनल संजय सर साइकोलॉजी पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको ध्यान से शाम को 8 बजे गलती से क्लास मिस नहीं करना है, गलती से भी मिस नहीं करना है, रेगुलर होता है, ठीक है ना, नॉन स्टॉप चलता है, वो तो मिस करना ही नहीं है आपको। ठीक है बेटा, अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वहां पर आपका रिस्पॉन्ड भी मैं लेता हूं। आंसर सेराटोनिन हो जाएगा, हमने पढ़ा दिया था आपको। देखो यहां पर सब कुछ और खोल के लिख दिया, खोपड़ी सेट कर लो। डोपामिन का संबंध किससे है बेटा? मोटिवेशन से है। और किससे भैया? रिवॉर्ड से है। और किससे है? मूवमेंट से है। क्लियर? सेरोटोनिन का मूड से है, मनोदशा आ गया, नींद आ गई, स्लीप आ गया, एपीटाइट भूख आ गई, पेन रेगुलेशन आ गया, दर्द नियंत्रण आ गया, और आपका डिप्रेशन अवसाद और एंजाइटी भी आ गया। ठीक है। सी गाबा, गाबा क्या कहता है? रिलैक्सेशन, विश्राम से, और इनहिबिटरी अवरोधक कहलाता है। पर नींद भूख पर मुख्य नहीं है बेटा, ये याद रखो, ये तो अवरोधक है और विश्राम को रिलेट करता है। ग्लूटामेट का बेटा संबंध आपके सीखने से है और साथ में स्मृति में है। मूड स्लीप में बिल्कुल नहीं है। क्लियर कट हो गया क्या? आंसर बी को लॉक कर दीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोलो भैया क्या होगा बेस्ट आंसर? अरे ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन विच आयन, आयन मूव्स आउट, बाहर निकालता है ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन से। बोलो रीपोलराइजेशन अवस्था में कौन सा आयन न्यूरॉन से बाहर निकलता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, या इनमें से एक से अधिक? बताइए आंसर क्या दिया है आप लोगों ने? व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा? फटाफट दे दीजिए मेरे बच्चों। अरे भाई हमने बताया था रीपोलराइजेशन के समय हमेशा कौन बाहर निकलता है बेटा? पोटेशियम बाहर निकलता है। ठीक है ना, पोटेशियम बाहर निकलता है और अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। यही तो बताया था हम लोगों ने। तो K+ यानी पोटेशियम बाहर निकलता है, 100% पोटेशियम बाहर निकलता है, और न्यूरॉन्स को, अंदर के न्यूरॉन्स को वो क्या कर देता है? नेगेटिव कर देता है। यही तो होता है। देखो कहाँ है? हाँ ये रहा ना। सोडियम डीपोलराइजेशन में अंदर आता है और रीपोलराइजेशन में बाहर में नहीं जाता। ठीक है ना। अच्छा, पोटेशियम जो होता है रीपोलराइजेशन के समय क्या करता है? बाहर निकलता है, जिससे न्यूरॉन अंदर से फिर नेगेटिव बनता है। बिल्कुल। कैल्शियम क्या करता है बेटा? सिनेप्टिक रिलीज में भूमिका निभाता है, रीपोलराइजेशन में नहीं। और क्लोराइड क्या करता है? हाई पोलराइजेशन व आईपीएसपी में जुड़ा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन हमारा आंसर तो अभी भी है। विच न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट्स एज द ब्रेन्स न्यूट्रल पेन किलर? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क का प्राकृतिक दर्द निवारक है? एंडोर्फिन, ग्लूटामेट, एसिटाइलकोलाइन, डोपामिन? ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में डायरेक्ट उठ करके, सीधे सीधे आएंगे हमारे पेपर से, आप चिंता नहीं करो, अपनी क्लास से प्रश्न उठ के आ जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा, देखो ये उस चैप्टर से आया है, ये उस चैप्टर से आया है, ये उससे आया है। फिर आप कहोगे यार पढ़ लेते तो अच्छा रहते। पढ़ लेते तो क्या रहते? अच्छा रहते।
ठीक है ना, क्लियर है ना सभी को? हाँ भाई, शाबाश, एंडोर्फिन ही तो बताया था हम लोगों ने। वेरी ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट। यस, ठीक है ना। चलो देखो, एंडोर्फिन, पढ़ लो इसको। स्ट्रेस, तनाव, एक्सरसाइज, व्यायाम, लाफ्टर, हंसी में रिलीज होते हैं, और नेचुरल पेन किलर, प्राकृतिक दर्द निवारक का काम करते हैं। ठीक है ना, एंडोर्फिन तनाव से मुक्ति देता है ना। व्यायाम, हंसी में रिलीज होते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हो तब रिलीज होता है। कौन? एंडोर्फिन, बताया था, लास्ट वाला था, याद कर लो, ए ऑप्शन होगा भैया। ग्लूटामेट तो एक्सीटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है, पेन किलर नहीं है, ये हमने बता दिया था आपको बहुत अच्छे से। क्लियर? न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है, ये तो हटा दो। सी, ये आपका एसिटाइल कोलाइन जो है ना, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशीय संकुचन पर कार्य करता है। ठीक है, और डोपामिन जानते हो, रिवार्ड और मोटिवेशनल, लेकिन दर्द निवारक नहीं है। तो फिर उत्तर तो अकेला एंडोर्फिन हो गया ना। अरे भैया, ये तो बताओ कि इनहेबिटरी, हाँ, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इनहेबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, आईपीएसपी, फुल फॉर्म हो गया इनहेबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, अवरोधक पोस्ट सिनेप्टिक विभव, विच चेंज, परिवर्तन अकर्स। आईपीएसपी में कौन सा परिवर्तन होता है बोलो? झिल्ली डॉप, झिल्ली का डीपोलराइजेशन होता है, या झिल्ली का हाइपरपोलराइजेशन होता है, या सोडियम का प्रवेश होता है, या फिर कैल्शियम निकलता है, रिलीज होता है? बोलो बेटा। कुछ चीजें, हाँ, कुछ चीजों को भैया ये तो फिक्स्ड है, तो ये तो रटना ही पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। इसमें क्या होता है आईपीएसपी में? बेटा, आईपीएसपी में हमेशा झिल्ली का हाइपर पोलराइजेशन होता है। क्या होता है? हाइपर पोलराइजेशन। देखो समझ लो ध्यान से, डीपोलराइजेशन एक्सीटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल में होता है, ईपीएसपी में होता है, आईपीएसपी में नहीं होता। ईपीएसपी में डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है ना, क्लियर है ना? अरे एक्सीटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल में होता है। ठीक है ना, जबकि आईपीएसपी में मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन और नेगेटिव बनती है, जिससे हाइपोलराइजेशन होता है। इसलिए आंसर यही होगा। सोडियम इन्फ्लुएक्स ये एक्सीटेटरी में होता है, कैल्शियम रिलीज सिनेप्टिक वेसल्स के लिए होता है। हटा दो, बी लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन पार्किंसंस रोग का कारण बनता है? ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप, ये तो खतरनाक तरीके से पढ़ा है आप लोगों ने। पार्किंसंस रोग पूछा भी था आज हमसे। मुझे लगता है आज की क्लास का पहला ही रोग यही था, पार्किंसंस रोग। किसकी कमी से होता है या अधिकता से होता है? यू नो वेरी वेल। भैया जल्दी जल्दी उत्तर देना तो पड़ेगा। ओ हो, ये बी वाले हमारे महान विद्यार्थी कौन कौन है?
बी वाले आंसर देने वाले, ओ हो, वास्तव में बी है क्या? क्या बात है। ए वाले बच्चे बिल्कुल 100% सही नहीं है। ये तो हम तो डूबेंगे, दूसरों के साथ डूबने वाले हैं और डुबोने वाले हैं। अरे भैया, डोपामिन आज का पहला ही न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ाया था और इसकी अधिकता और कमी दोनों पढ़ाया था। तो कमी में अल्जाइमर, पार्किंसंस रोग होता है, अल्जाइमर नहीं होता है ना, वो तो एसिटाइल कोलाइन से होता है। चलिए, तो पार्किंसंस होता है, यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी परफेक्ट हो जाएगा। चलो, अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था एसिटाइल कोलाइन, एसीएच से तो क्या होगा? अल्जाइमर होगा, ठीक है ना। डोपामिन की कमी से क्या होगा आपको? नाइग्रोस्ट्रीशियल पाथवे में पार्किंसंस डिजीज होता है ना, जो आपका ट्राइमर्स रिजिडी ब्रेडिक्नेशिया में होता है। साथ ही साथ सेरोटोनिन जब हमने पढ़ा था, इसकी अधिकता से क्या होता है? सेरोटोनिन सिंड्रोम रिलीज होता है, जिससे पार्किंसंस रोग नहीं होता। गाबा ये अवरोधक है, आपको पता है ना, ये ड्रोसिनेस है, जिससे पार्किंसन से संबंधित बिल्कुल नहीं है, ये तो अवरोधक है। क्या होगा बेस्ट आंसर? आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर कट बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास से बहुत सारे विद्यार्थियों को न्यूरोट्रांसमीटर और साथ साथ न्यूरॉन्स से बनने वाले क्वेश्चंस की समझ जरूर विकसित हुई होगी, कुछ थोड़ी बहुत। एक या दो बार और पढ़ लोगे ना इसी चैप्टर को, दो बार और पढ़ लोगे विद पीडीएफ, तो मैं कहता हूं आपकी खोपड़ी में चीज सेट हो जाएगी, ठीक है ना। इस क्लास के बाद आपकी पीडीएफ अभी तुरंत अपडेट हो जाएगी, इसी क्लास के तुरंत बाद, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जरूर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और क्रैश कोर्स वाले विद्यार्थियों को हम इसी अंदाज से पढ़ाने वाले हैं। उनको पहले क्वेश्चन पूरा यूनिट वाइज 30-30 क्वेश्चन लेकर चलूंगा। ऐसे धमाका क्वेश्चन होंगे जो हर टॉपिक को, एक यूनिट के जितने भी 4-5 टॉपिक हैं उनको टच करते हुए होंगे, साथ में उनके कंसेप्ट होंगे, ताकि उनकी खोपड़ी में वो चीज़ रिमाइंड कर सके, दिमाग में जा सके और बहुत अच्छे से वो अच्छा स्कोर अचीव कर सके। तो उनको हम लोग कल से पहले यूनिट से लेकर चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, खुश रहो, सदा स्वस्थ रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और बस स्मार्ट स्टडी करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। अपने दोस्तों को ज़रूर बता दो कि संजय सर साइकोलॉजी से पढ़ लो भैया, तो उससे मुझे तो एनर्जी मिलेगी ही, मुझे तो आपका प्यार और सहयोग मिलेगा ही, लेकिन आपको दुआएं भी मिल जाएंगी साथ, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 80% क्लियर हो गया है, उस 20% की कमी को अभी निकालो। हाँ बिल्कुल, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेड़ा पार वाली क्लास आ रही है, क्रैश कोर्स वाली, इसी तरीके से पढ़ाएंगे बस। ठीक है, जिंदगी संवर जाएगी। दिल से। पता नहीं आप लोगों ने कितने, आपके पास कितने सारे दिल हैं, किस किस को दे रखा है। अब मेरे हिस्से वाला मुझे सच्चाई से मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मुझे नहीं पता, बस उसमें सच्चाई सिर्फ आपकी रैंक वाला सिलेक्शन होगा, तो मुझे आपका दिल से प्यार और प्रणाम मिल जाएगा, यही सच्चाई है, ठीक है। तो वो देने की आप कोशिश कीजिएगा पूरी शिद्दत से। धन्यवाद।